नमस्कार सभी साथियों को। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। बच्चे, क्लास आपको लाइव दिख रही होगी। दरअसल थोड़ा सा इशू ये हुआ कि मेरी एग्ज़ाम था मेरा, ठीक है, और मेरा एक रिसर्च चल रहा है, उसका पेपर था, तो आई थॉट कि छुट्टी कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि राहुल सर की क्लास भी नहीं है तो थोड़ा सा आपके लिए ये हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये क्लास 4:30 से करी। दरअसल दिल्ली में बहुत ज़्यादा रश आज है 26 जनवरी की वजह से, ठीक है जी। तो हाँ जी, आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्लास सुनाई दे रही है? बताएंगे एक बार। ये एक बच्चे का डाउट आया है, एनडीपी और एनएनपी, ये डाउट है, ठीक है बच्चे, बता देना भाई क्लास दिख रही है कि नहीं। मैंने सोचा था कि हाँ जी, माफ़ी चाहती हूँ बच्चे आज के लिए। कल इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई थी आपको, इसलिए छुट्टी नहीं की कि भाई इन्फॉर्म नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको, और नया आप लोगों की भी रिदम अभी पकड़ी ही है, शुरू ही हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, बट मुझे नहीं पता था कि भीड़ की वजह से लेट हो जाऊंगी थोड़ा, है ना, सेंटर से आने में, तो उसके लिए माफ़ी। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, एनडीपी और एनएनपी, ये डाउट आ रहा है बच्चों का। एनडीपी क्या है? जैसा कि मैंने आपको जीडीपी बताया। अब जीडीपी को समझे ना आप। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? जीडीपी का सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई साल भर के अंदर जो भी व्यक्ति, फर्म, संस्थान, कंपनी, वॉटेवर मिलकर के अर्न कर रहे हैं, उसको जीडीपी कहा जाएगा। अब एक बच्चे का डाउट था कि भाई जो बाहर जाके खर्चा कर दे रहा है वो किस में आएगा? भाई खर्चा करने की बात नहीं है, बात है पैसा कमाने की, ठीक है, बात है पैसा कमाने वाली, ठीक है, बात किसकी है? पैसा कमाने वाली। तो यानी कि जीडीपी एक वर्ष के अंदर कमाया गया टोटल धन है ना, एक वर्ष में कमाया गया टोटल धन, या टोटल जो भी वस्तु और सेवा हुई उनका पैसा, वस्तु प्लस सेवाओं का जो भी पैसा आया वो है। ये तो बात आप समझ गए थे, ये तो बात आप समझ गए थे। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसको कमाने में 1,000 रुपए, मैंने आपको बताया 1,000 रुपए हमारी जीडीपी हुई। अब इसको कमाने में कौन कौन लगे जी? इसमें यहां पर देखेंगे आप कि इसको कमाने के लिए यहां पर भारतीय, भारतीय प्लस विदेशी, और ये भारतीय और विदेशी कहाँ रह रहे थे? तो भारत में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे बच्चे? भारत में इन्होंने रह करके कमाई करी है। 24 तारीख है, आज डेट डाल लेंगे 24 जनवरी। यहाँ पर भारत में रहने वाले भारतीयों ने प्लस विदेशियों ने रह करके जो भी कमाई करी वो जीडीपी बन गई। वो क्या बन गई? जीडीपी बन गई, वो जीडीपी बन गई, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस 1,000 रुपए को कमाने में जितना भी मूल्य ह्रास हुआ है, क्या हुआ है बच्चे? जितना भी मूल्य ह्रास हुआ है वो जब हम जीडीपी में से घटाएंगे, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, तो ये बन गई आपका एनडीपी। अब इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया आपके? मैंने कहा जीडीपी में से जब हम मूल्य ह्रास दिखा देंगे तो उसको कहा जाएगा एनडीपी। ज्योग्राफी की क्लास हुई है आज, वो एप्लीकेशन के कुछ फॉल्ट के कारण नहीं दिख रही है ना, हुई है क्लास, ये वाली दिख रही है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हो गया बच्चे एनडीपी। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने जीएनपी बताया, जैसे हमने क्या बताया? जीएनपी बताया आपको। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी का बच्चे मतलब हो गया कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी नेशनल्स हैं, नेशनल्स मतलब जो भी राष्ट्रीय लोग हैं, जो भी राष्ट्रीय लोग हैं, ये राष्ट्रीय लोग भारत में रहें, भारत में या विदेश में, भारत में या विदेश में रह करके जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसको एनडीपी सॉरी उसको जीएनपी कहा गया है, उसको जीएनपी कहा गया है, उसको जीएनपी कहा गया है, ठीक है जी। मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास होता है बच्चे कमी आ जाना। मान लिया ये माइक है, अब ये माइक हो गया सेकंड हैंड, तो मैंने कहा कि वैसे तो ये माइक मैंने 10,000 का लिया था, बट
आज की डेट में इसका मूल्य ह्रास हो चुका है, इसके मूल्य में कमी आ चुकी है, तो अब ये 10 का नहीं 8 का बिकेगा। ऐसे ही तो बताते हैं एग्जाम्पल। आप लोग, आपने मोबाइल फोन खरीदा, 2 महीने चलाया, 2 दिन चलाया, वो वटेवर, अब वो उतने का नहीं बिकेगा जितने में आपने लिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर मूल्य ह्रास हो चुका है। मूल्य ह्रास यानी कि घिसावट को कहते हैं, मूल्य ह्रास यानी कि घिसावट को कहते हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया बच्चे। जब आप इस जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? जब आप इस जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा एनएनपी। ठीक है जी, अब चले आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर लिख लेंगे उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन। उत्पादक, अभी थोड़ा सा आपको समय लगेगा क्लास का रिदम पकड़ने में, ठीक है, 2-4 दिन रुको। जैसे जैसे आप अपनी क्लास में चीजों को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बस समझते रहो, बस और कुछ नहीं, वैसे वैसे समझते रहो। और जैसे जैसे समझते रहोगे वैसे वैसे आपकी समझ में आती रहेगी। जो चीजें नहीं समझ में आ रही उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो इन द सेंस कि मुझसे पूछ लो कि भाई हमारे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको बताने की, है ना, ग्रुप में पूछ लिया करो। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल सारी चीजें सीखने की, उनको कोली भर के रखने की जरूरत नहीं है। जो आ रही है बहुत बढ़िया, नहीं आ रही कोई बात नहीं। ज्यादा पिक्चर कब क्लियर होगी? जब एमसीक्यू करवाऊंगी आपको। जैसे मान लिया मैंने राष्ट्रीय आय का एमसीक्यू कराया, तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो डायरेक्ट हिट करेंगी, आपको लगेगा ये तो हमें बताई थी। कुछ चीजें नहीं आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं आ जाएंगी, एकदम नहीं, बिल्कुल अरे ये क्या है। ठीक है, तो मैं उसे बताऊंगी कि इसको हम टॉपिक में कवर नहीं कर सकते थे इसलिए मैंने एमसीक्यू डाल दिया। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी होंगी टॉपिक में और मैंने उनको घुमा के पूछ लिया। ठीक है, तो घुमा के पूछने पर क्या होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है। ठीक है, उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन। तो पैनिक नहीं करना चाहिए कभी भी सिचुएशन से कि क्या होगा हमारा, तो है ना करियर खराब। पैनिक नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए। पहले चीजों को देख के आएगा ना समझ में पहले, है ना। मॉनिटरी मेजरमेंट, मॉनिटरी मेजरमेंट और जो टाइम टेबल वगैरह होता है ना, या कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पे आती है। जैसे आज की क्लास का मैंने टाइम टेबल उस पर लिखवा दिया था पहले ही 4 बजे, फिर मैं ट्रैफिक में थी तो मैंने खुद से मैसेज करा 4:30 का, है ना। तो ये है, भागते भागते आई। मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं आपको रियलिटी बताऊं, हकीकत बताऊं, ऐसा लगता है कि अपने किसी व्यक्तिगत हित के कारण या अपनी किसी व्यक्तिगत चीज के कारण हजारों बच्चे हैम्पर हो रहे होंगे बेचारे। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ इस चीज को। तो ऐसा लगता है कि हमारा व्यक्तिगत हित साधने के लिए हम अपने आप को, तो हमने कर लिया, अपना हित साध लिया, कोई पेपर है, कोई रिसर्च है, वो कर आए। अब हमारी वजह से कई सारे बच्चे बेचारे परेशान हो रहे होंगे, तो खुद में गिल्ट जैसा लगता है, नहीं, खुद में खराब लगता है, बस इतना है। तो मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मॉनेटरी मेजरमेंट, देखो मॉनेटरी क्या होता है? मॉनेटरी होता है पैसा। मॉनेटरी क्या होता है? पैसा। मेजरमेंट मापना, प्रोडक्ट माने उत्पाद। ठीक है, जैसे एक कलम, इसका पैसा मापना, इसको कहा जाएगा उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन। अब ये मौद्रिक मूल्यांकन क्या है? कई प्रकार से होता है। ठीक है, ये मौद्रिक मूल्यांकन क्या होता है? कई प्रकार से होता है। एक बच्ची ने शब्द पूछा है पोटेंशियल जीडीपी, बताऊंगी आपको, थोड़ा समय दीजिए। मेंस में क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली इस पे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मॉनेटरी मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब भाई यहां पर आपके सामने है, एक तो है फैक्टर कॉस्ट, एक तो आएगा ये फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, मतलब साधन लागत पर, साधन लागत पर, मतलब मॉनेटरी कॉस्ट साधन लागत पर। दूसरी चीज आ जाएगी बाजार लागत पर या बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, ऑन मार्केट प्राइस। तीसरी आ जाएगी चालू मूल्य पर, चालू मूल्य पर, ऑन करंट प्राइस, ऑन करंट प्राइस। और
फोर्थ नंबर पे आ जाएगी स्थिर कीमत पर, ऑन फिक्स्ड, चारों चीज लिख लो, ठीक है, ये चारों चीजें लिख लो। ठीक है, ये चारों चीजें लिख ले बच्चे। उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन 4 तरीके से होगा, यानी हम जब किसी का पैसा जोड़ेंगे मापेंगे तो उसे 4 प्रकार से देखेंगे। एक देखेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, एक देखेंगे बाजार मूल्य पे, चालू मूल्य पर और स्थिर कीमत पर। अब आपको इन चारों शब्दों का अर्थ पता है क्या, बताएं। इन चारों शब्दों का अर्थ पता है क्या आपको? चारों शब्दों का यदि अर्थ पता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहला लिखेंगे कारक लागत पर, कारक लागत या साधन लागत पर। ठीक है जी, कारक और साधन लागत एक ही है। आप इसे अंग्रेजी में लिखेंगे एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, लिखे भाई एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने कहा कि हम ये देखें कि ये माइक कितने में बना होगा, ये माइक कितने में बना होगा, तो इसको हम इसकी कारक लागत कहेंगे। ये कितने में बना होगा, अब ये बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कि किसी चीज को बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं। तो उन फैक्टर का जितना भी रेट बना, उन फैक्टर का जितना भी आप बताओ। जब आपको कोई ये कहता है कि मुझे पड़ता नहीं खा रहा है, ठीक है, मेरी लागत इससे ज्यादा है, तो आपके आसपास ही तो इकोनॉमी, ठीक है, आप गए किसी शूज की शॉप पे, उसकी खुद की अपनी फैक्ट्री थी छोटी सी, तो आपने उससे पूछा भाई ये शूज कितने का है, तो उसने बताया भाई 250 रुपए का है। तो आपने कहा क्या बात करते रहा है? दूसरे के यहाँ तो 150 का मिल रहा है। मेरी एक समझ में नहीं आती, तुम 150 वाले से क्यों नहीं ले रहे, यहाँ क्यों आए हो? कहते हैं ना आधे लोग ऐसे, तो वो बोल देता है कई बार कि उसी से ले लो। ठीक है, तो उसने कहा जब मुझे ही ये 250 से कम में बेचने पर कोई फायदा नहीं है, यानी ये तो मेरी कारक लागत है, ये तो मेरी इतनी तो मेरे पैसे लग गए। किस में लग गए उसके पैसे? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल में। ठीक है, यानी कहीं से ब्याज पे पैसा लिया होगा, कहीं से जो है उसने कच्चा माल मंगाया होगा, मजदूरों को पैसा दिया होगा, अपने ये सारी चीजें जोड़ करके उसने 250 बताया, जबकि आप उसके घर के हो। तो कोई और 150 में सेम चीज कैसे तैयार कर रहा होगा, वो पूछेगा भाई इस चीज को। तो यानी कि ये साधन लागत क्या हुई, जिस पर कोई वस्तु जो है उत्पादित हो रही है, जिसकी जितनी लागत में जितना पैसा लगने पर उसमें जो है वो बन रही है चीज, तो उसको साधन लागत कहा जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे इसकी परिभाषा को कि एक निश्चित समयावधि में उत्पादित, एक निश्चित यानी 1 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित विभिन्न उत्पादों विभिन्न उत्पादों में प्रयुक्त होने वाले साधनों की लागत का जोड़, साधन की लागत का जोड़ या योग कारक लागत कहलाता है। कारक लागत कहलाता है। अब यहां पर मुझे बताएंगे आप लोग, मैं इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में लिख रही हूं। उत्पाद या प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागत या कॉस्ट लगी। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये जो फैक्टर कॉस्ट है,
क्या इस फैक्टर कॉस्ट में लाभ जुड़ा हुआ है? यस और नो? मैंने कहा ये फैक्टर कॉस्ट है, ये कारक लागत है, क्या इस कारक लागत में लाभ जुड़ा हुआ है? यस और नो बोलेंगे बच्चे, एक बार बोलेंगे। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मेरी क्लास प्रत्येक दिन 3 बजे होती है। आज मेरा एक रिसर्च पेपर था तो उसके कारण क्लास आज 4:30 से शुरू हुई है, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। 3 बजे से ही मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि इसके अंदर लाभ जुड़ा होता है, ध्यान देंगे, इसके अंदर लाभ जुड़ा होता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ये है कारक लागत, तो कारक लागत बराबर मार्केट प्राइस, कारक लागत बराबर बाजार मूल्य। बच्चे इसमें जुड़ा होता है, इसके अंदर क्या है, उत्पादन 4 तरीके से, 4 चीजों को मिला करके हो रहा है, जिसके अंदर भूमि है, जिसके अंदर पूंजी है, जिसके अंदर श्रम है और जिसके अंदर उद्यमी अपना लाभ भी कमा रहा है, वह भी उसे कारक लागत में ही जोड़ करके चलेगा। उसने अपना श्रम किया ना, उसने भी वहां पर बैठ के। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कारक लागत है, कारक लागत और बाजार मूल्य, क्या यह दोनों बराबर हैं या यह दोनों अलग अलग हैं? बताएं, क्या यह कारक लागत और बाजार मूल्य दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? यह बताना है आपको जी। बोथ आर इक्वल और डिफरेंट, क्या यह कारक लागत एक है या अलग अलग हैं दोनों? तो आपको बता दूं कि कारक लागत तो वो जिस पे बना, तो कारक लागत बराबर यहाँ पर ये उत्पाद की लागत है, ना कि इसमें हम सामान खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु बाजार में जाती है, जब कोई वस्तु बाजार में जाती है तो बाजार में जाने के साथ ही उस वस्तु पर कई प्रकार के शुल्क यानी टैक्स भी लग जाते हैं। आप जब एक वो उठाइए जरा चॉकलेट का पैकेट, ये एक चॉकलेट है मेरे पास, ठीक है, डेयरी मिल्क की, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, आप भी कुछ टॉफी बिस्किट कुछ उठाइए, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बस यहाँ पर लिखा है बच्चे, इसमें इंक्लूडेड, छोटी सी है 10 रुपए वाली, ठीक है, तो इसमें यहाँ लिखा है MRP, MRP बराबर 10 रुपए, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ आपको, MRP बराबर 10 रुपया, ठीक है, ये लिखा है इस पे। और क्या लिखा है बच्चे इसमें, MRP बराबर 10 रुपया, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है INCL ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। इसका मतलब तब तक आप बताइए मुझे, तब तक मैं जो है ये इसका मतलब क्या है, इंक्लूडेड, INCL इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पर मैं तब तक आपको दूसरी बता देती हूँ, बाजार कीमत, ठीक है जी, बाजार कीमत, बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। क्या लिखा है, एट मार्केट प्राइस, बोथ आर डिफरेंट, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैक्सेस जुड़ जाते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बहुत बढ़िया। MRP की फुल फॉर्म बताओ भाई, क्या है MRP की? एट मार्केट प्राइस, यानी यह उत्पाद की अंतिम कीमत है, पहली बात ये लिखेंगे, यह उत्पाद की अंतिम कीमत है, यह उत्पाद की अंतिम कीमत है, ये लिखेंगे, जिस पर उपभोक्ता कौन हुए भाई, उपभोक्ता की इंग्लिश क्या होती है, कंज्यूमर, उपभोक्ता की स्पेलिंग क्या होती है, कंज्यूमर, ठीक है। और जो आपके लिए नोट्स लिखती हैं बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में आरती जी, ठीक है, तो वो अब आगे से थोड़ा ये भी आप कर सकते हैं कि छोटे छोटे डेफिनेशंस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप छोटी छोटी सी डेफिनेशंस भी लिखते चले जाया करें, ताकि इन बच्चों को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा उपभोक्ता, यहाँ पर इंग्लिश तो आप लिख दे रहे हैं कंज्यूमर, अगर स्पेस थोड़ा सा बच जाए यहीं पर स्टार लगाकर लिख दिया, कौन होता है कंज्यूमर, हु विल कंज्यूम द प्रोडक्ट, ठीक है। उपभोक्ता यानी कि जो वस्तु का उपभोग करेगा, उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, यहाँ पर अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि हु विल कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो वस्तु का उपभोग करेगा, राइट, जिस पर उपभोक्ता वस्तु को खरीदता है, वस्तु को खरीदता है, ठीक है जी, जिस पर वस्तु को खरीदता है उसको कहेंगे
बाजार कीमत, ये कौन खरीद रहा है? ये उपभोक्ता खरीद रहा है। अब यहाँ पर जो मेन बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, किस टाइप के टैक्स? टैक्स क्या होता है? ठीक है, टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है कि यदि कोई सरकार आपके लिए कोई कार्य कर रही है, जैसे सड़क बना रही है, सड़क बनाने के लिए सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा? सरकार नौकरी तो कर नहीं रही है, नौकरी तो कर नहीं रही कि उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं और वो जा करके कि चलो भाई वेलफेयर के लिए काम कर ले। यहाँ पर सरकार के पास जो पैसा है वो जनता से ही जाता है, यानी कि जो समाज है ना, उसका निर्धारण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि समाज में हर तरीके के लोग हैं। ठीक है, समाज में एक हर तरीके के लोग हैं, तो जो लोग ऐसे हैं, जो लोग ऐसे हैं जो पैसा देने में सामर्थ्य रखते हैं, है ना, तो वो टैक्स भर दें। जो लोग गरीब हैं उनको फायदा मिल जाए। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये चीज़ें मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन में और प्लस जो हम मौद्रिक उत्पाद का मापन कर रहे हैं उसमें मैं आपको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत बता रही हूँ, आपको उस समय टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी। ठीक है जी, वस्तु को खरीदता है, यहाँ पर लिखें, ज़्यादा जल्दी में मत रहा करो कि ये करा चुके हैं, अभी क्वेश्चन पूछ लूँ 2-3 तो बता नहीं पाएंगे, है ना, तो सीखा करें। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे इसमें कि, चलिए बताइए, जब आप लोग कर ही चुके हैं सारी चीज़ें तो यहाँ पर बताएंगे कि इसमें प्रत्यक्ष कर माइनस साइकी, क्या ये मैंने ठीक लिख दिया, राइट और रॉन्ग? बताएं भैया। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसके अंदर जो प्रत्यक्ष कर हैं, जो प्रत्यक्ष कर हैं वो जुड़े हैं प्लस साइकी घटी है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो गया? बताएं। मतलब कारक लागत फैक्टर कोस्ट प्लस प्रत्यक्ष कर माइनस साइकी बराबर मार्केट प्राइस। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है बच्चे? हाँ जी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस और नो, इज इट ओके और नॉट? क्यों? बहुत बढ़िया, जो बच्चों के आए एकदम हवा की तरह, तूफान की तरह कमेंट, यस मैम, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं पता चलता है आपको? क्यों ना आपको प्रत्यक्ष पता ना अप्रत्यक्ष पता? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष लिखा है। प्रत्यक्ष मतलब क्या? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो टैक्स जिस पर लगाया गया है, जब वह उसी से वसूल किया जाएगा उसको प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। बट यहाँ पर हम फिलहाल प्रत्यक्ष कर की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये किस पर लगा? ये उस उत्पादनकर्ता पर लगा होगा टैक्स, है ना, जो जूता बनाने वाला कंपनी था उसके ऊपर टैक्स लगा, पर उसने उसे मूल्य में जोड़ दिया। वही समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी जब मैंने चॉकलेट खरीदी तो वो पैसा मैंने भरा। ठीक है, यानी जैसे मैं चॉकलेट खरीद रही हूँ वो पैसा मैंने भरा, बट आई डोंट नो मैं किसको भर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो पैसा पहले से ही भरा जा चुका है। वो पैसा पहले से ही भरा जा चुका है। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर कोस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन से कर होते हैं? जैसे जीएसटी। फैक्टर कोस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस साइकी, यानी अब अगर जूता बनाने में 250 रुपए की कीमत लगी, 250 रुपए की लागत आई, इस 250 रुपए पर उसने जीएसटी या उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क या जो भी दिया वो मान लिया दिया 50 रुपया, तो इस जूता बनाने वाले व्यक्ति ने ये 50 रुपया भर दिया, ये 50 रुपया सरकार को भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ये अपने घर से थोड़े देगा बेचारा, ये 50 मांग रही है 50 दे रहा है, 100 मांग रही है 100 दे रहा है। अब इसने कहा मैंने तो इसको जोड़ना ही है भाई, कीमत में ही जोड़ना है, जब मैं बाजार में पहुंचूंगा तो बाजार में पहुंचने पर मैं ये टैक्सेस जो है इसके अंदर ऐड करके ही जाऊंगा। तो यानी 250 प्लस 50 यहाँ पर माइनस जो सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, मान लिया 30 रुपए की यहाँ कोई सहायता दी गई, तो जो मार्केट प्राइस हुआ वो हुआ 300 माइनस 30 यानी 270। इतने रुपए में 270 में कोई व्यक्ति इसको खरीदने वाला है, यानी कि ये मार्केट प्राइस हुआ, यह बाजार कीमत हुई, इस बाजार कीमत पर इसको वस्तु को खरीदने जा रहा है कोई महाशय। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिखेंगे यह यानी कि मार्केट प्राइस साधन, ये मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस इज लेस देन फैक्टर कॉस्ट। स्टेटमेंट कौन सा सही है बताएंगे भाई?
मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी होती है सहायता। जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी उस समय बता दूंगी। सब्सिडी आप में लिख सकते हैं कि सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई सहायता होती है। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे स्टेटमेंट 1 ठीक है या स्टेटमेंट 2 ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के मध्य जो हमने संबंध दर्शाया है उसमें कौन सी बात ठीक हो जा रही है? जी बताएं। हाँ जी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी वो छोड़ो, एमपी यानी मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन, पहला वाला सही है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट प्राइस जनरली अधिक होता है फैक्टर कॉस्ट से, क्योंकि बचाएगा ना भाई वो आदमी। ये गलत है, ये आपका ठीक हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। बी में बच्चे है मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य कम है फैक्टर कॉस्ट से। गलत हो गया, क्योंकि बाजार मूल्य हमेशा यहाँ पर था ना, फैक्टर कॉस्ट थी 250, ये था 50 टैक्स, तो जो फैक्टर कॉस्ट थी 250 उससे ये ज्यादा है ना 270। ठीक है, ओके अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट आप एक और देख लीजिए, यहाँ पर और लिखें कि अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स व सहायकी के बीच का अंतर, सहायकी मतलब सब्सिडी के बीच का अंतर यानी माइनस कर दो इसको, है ना, का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है तथा इसके कारण ही कारक लागत एवं बाजार कीमत की मांग में, बाजार कीमत के मूल्य में भी अंतर आता है। समझे या नहीं? अप्रत्यक्ष, देखो भाई इसको अच्छे से समझ लो, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का जो अंतर होगा, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का जो भी अंतर होगा, उस अंतर को आप देख लेंगे कि वह अंतर क्या होता है। अंतर में सब्सिडी और टैक्स एक जगह देख लो, उनको यदि हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा ये जो अंतर आया इसी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है, और इसी कारण कारक लागत एवं बाजार कीमत के मूल्य में भी एक डिफरेंस आ जाता है। आगे देखेंगे चालू मूल्य पर कैसे मॉनिटर किया जाता है। चालू मूल्य पर यानी एट करंट प्राइस पे कैसे, तो आप देखेंगे किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन
किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन की माप उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है। ठीक है, यह माप राष्ट्रीय आय के मौद्रिक आकार को ही अभिव्यक्त करती है वास्तविक आकार को नहीं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने बताया कि भाई किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन माने हम 2024 की बात करें, उसमें जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। साई की नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर प्राप्त हो रही है बच्चे, साई की देखो मैं बताती हूँ। जैसे जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें कहाँ प्राप्त हो रही है ना, उसमें कहाँ प्राप्त हो रही है। जैसे वो शू निर्माता कंपनी है, ठीक है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, शू मैन्युफैक्चरिंग वाले का 250 रुपये में जूता बन के तैयार हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर 250 रुपये में जूता बन के तैयार हुआ, उसका 50 रुपये उस पर टैक्स लगे और माइनस हो गए, कितने थे, 20 थे, शायद 20 थे या 30 थे, जो भी था, ये 330 थे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लिया सरकार ने इसे 30 रुपए दिए। अब ये 30 रुपए क्यों दिए सरकार ने इसे, ये साइकी क्यों दी सरकार ने इसे। फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति ने जो है अभी अपने क्षेत्र में पहली कंपनी खोली है, ये पहली कोई दुकान खोली है, पहली कोई फैक्ट्री खोली है, वोटेवर। तो सरकार इसको मदद करना चाहती है, सरकार चाहती है कि भाई ये आज एक जूता बनाए 10-50, तो ये निर्यात को कल को बढ़ावा देगा, तो इस बेचारे को मैं भी जा करके 30 रुपए से मदद कर दूं। जैसे जब कोई गेहूं बो रहा होता है तो सरकार उसको क्या करती है, गेहूं के बोरे पर जो यूरिया पड़ने वाला है उस यूरिया पर सहायता दे देती है कि तू जो है 500 की बजाय, मान ले 500 का आता हो तो तू 200 रुपये दे दे, 300 मैं दे दूंगा, लाइक दैट। जैसे साई की क्या है, जब सरकार को ये लगता है कि भाई लोगों के पास खाने के लिए गेहूं नहीं है, अन्न नहीं है, तो सरकार पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आपको 1 रुपए किलो गेहूं अवेलेबल करा देती है। तो वो साई की होती है। साई की क्या है, साई की यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया पैसा है, ऐसा नहीं है वो हमें यहाँ पर जो है 20 रुपए में दे देगा गेहूं, ठीक है, वो हमें यहाँ पर 20 रुपए में नहीं देगा गेहूं, वो तो हमें 1 रुपए में देगा, पर ऐसा नहीं है कि वो 1 रुपए में बेच रहा है, वो 20 में ही बेच रहा है, राइट। तो यानी ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार इसको मदद कर रही है। हो सकता है इसने सोलर पैनल लगा रखा हो, तो सरकार कह रही है कि चल तू बढ़िया काम कर रहा है, तू ना रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहा है, ऐसा करते हैं कि तुझे ना हम 30 रुपए ऐसे दे देते हैं बिजली इस प्रमोशन के लिए, तो वो उसको काटेगा ना, क्योंकि उसे मिल गए वो पैसे पहले से। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। यहाँ पर मैं बता रही थी कि चालू मूल्य पर किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन की माप उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर जब की जाए तो उसको चालू मूल्य कहते हैं, बताया था। ये माप केवल राष्ट्रीय आय की क्या बता रही है, मौद्रिक आकार ही बता रही है। मैंने बताया आपको जब बेस ईयर बता रही थी कि ये केवल यहाँ पे बता रही है कि 1000 रुपए का जीडीपी हुआ है, ये नहीं बता रही कि 1 ही किलो गेहूं हुए हैं केवल, और वो 1 किलो गेहूं 1000 के बिक रहे हैं। यानी ये जो चालू मूल्य है ये महंगाई के बारे में नहीं बताता, ये बताता है टोटल इतने का प्रोडक्शन हो गया है। अब जो मेन बात आती है वो आती है स्थिर कीमत पर। वो किस पे आती है, स्थिर कीमत पर, जो मैंने आधार वर्ष बताया था आपको। ठीक है जी, स्थिर कीमत पर यानी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है जी, कांस्टेंट प्राइस पर क्या बात रहेगी, यह किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन का मूल्यांकन, दिए गए वर्ष के उत्पादन का मूल्यांकन
उत्पादन का मूल्यांकन आधार वर्ष, जो मैं आपको बता चुकी हूं, आधार वर्ष यानी बेस ईयर, क्या हो जाएगा बच्चे, बेस ईयर, बेस ईयर की कीमतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहां पर है कि कीमत को स्थिर या स्टेबल आधार पर मापने से देश की, ठीक है, देश की वास्तविक समृद्धि का पता चलता है। मतलब हम खाली महंगाई देख के केवल खुश ना हो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई कितना जो है यहाँ पर, कितना अनाज हुआ, कितने किलो हुआ, कितने क्विंटल हुआ। बच्चे नेट वगैरह का कोई इशू आ रहा है क्या? क्लास दिख रही है क्लियरली सबको? एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यानी कीमत को स्टेबल रखकर, स्टेबल यानी जैसे अभी भी हम 2011-12 वाला देख रहे हैं, आधार वर्ष पे माप रहे हैं, यानी हम उससे यदि तुलना करें, यदि उससे, सब्सिडी और सहायकी एक ही बात है, एक ही बात है। अंग्रेजी में सब्सिडी कहेंगे, हिंदी में सहायकी कहेंगे, हो सकता है कोई सहायता भी कह दे, हो सकता है कोई सरकारी मदद भी कह दे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टेबिलिटी के आधार पर देखा जा रहा है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर वास्तविक स्थिति को दिखा रहा है। यहाँ तक की बातों में प्यारे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो तो एक बार बताओ। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीजें लिख लो। फैक्चुअल चीजें क्या लिखोगे आप? बताएंगे मुझे कि भाई सबसे पहले आधार वर्ष क्या था? बताओ क्या था जी? सबसे पहले आधार वर्ष, सबसे पहला जो आधार वर्ष था वो क्या था? वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? बताएंगे। जी, सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए तो 1949 में यहाँ पर 1948-49 को आधार वर्ष बनाया गया, बेस वर्ष बनाया गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्यों बनाया गया होगा ये देखने के लिए कि देखते हैं अब आगे कैसे क्या ग्रो करते हैं। अभी 2015 में 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है, आधार वर्ष बनाया गया है। अभी ये इसकी जो है रिकमेंडेशन जा चुकी है। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन जा चुकी है। अभी सिफारिश वर्तमान में सिफारिश जा चुकी है। जल्दी ही अपडेटिंग बेस ईयर आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। लिख लीजिए। ठीक है जी, ओके। सिफारिश जा चुकी है,
इसको जो है 25-26 में आई थिंक इसको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि भैया 21 है, 22 है, 23 है, क्या है। ठीक है, ओके डन। अब देखो ये चीजें आपकी फैक्चुअल हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, यहाँ पर फैक्चुअल चीजें हैं। अब यहाँ पर थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजों पर बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय आय यदि प्रभावित होती है तो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम। जी, अगर नेशनल इनकम कल 2 करोड़ की थी, आज यदि वो 1 करोड़ की है या कल वो 5 करोड़ की हो जाएगी, तो व्हाट आर द मेथड्स, कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको यहाँ पर इस चीज के लिए प्रभावित कर रहे हैं। क्या करें बच्चे, जो यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। बताना भाई, एक दो फैक्टर बताओ। यहाँ पर देखो बच्चे, आपको मुझसे जुड़ने के लिए, आपको मुझसे अभी समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिनको इकोनॉमी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ना, जिनको इकोनॉमी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अभी नहीं आएगी, अभी कुछ समय लगेगा आपको, है ना। चलो, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ। बच्चे मैं आपसे HDI के वो नहीं पूछ रही, पैरामीटर, बिल्कुल देसी भाषा में बताओ। यदि आपके गांव में उत्पादन कम हो तो ऐसे कौन से फैक्टर्स अराइज हुए होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, बताएं। नेशनल इनकम को, सबसे पहली बात, नेशनल इनकम में क्या चीज जोड़ी गई थी, यही आपको सीखना है, समझना है। सबसे पहले उत्पादन पर इफेक्ट हुआ होगा, सबसे पहले उत्पादन पर इफेक्ट हुआ होगा, यानी उत्पादन कम हुआ होगा। क्या हुआ होगा, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो उत्पादन के कारक थे उनमें कुछ आफत आई होगी। जैसे हो सकता है भूमि पर रेट कम या ज्यादा हो गए हो, श्रम में कुछ चीज हो गई हो, पूंजी में कुछ हो गया हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, या उद्यमिता में कुछ हो गया हो। इनके कारण उत्पादन पर फर्क पड़ा होगा। भूमि के किराए बढ़ गए या घट गए, भूमि की संख्या कम हो गई या बढ़ गई, श्रम कम हो गया, बढ़ गया, व्हाटएवर। तो इन सब के कारण जो भी उत्पादन हुआ वो कम या ज्यादा हुआ, तो नेशनल इनकम कम या ज्यादा हो जाएगी। इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये कौन है एक बच्चा, टेक्नोलॉजी वाला, बहुत अच्छे अनुराधा जी। जी, टेक्नोलॉजी के कारण राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी के कारण राष्ट्रीय आय ऊपर या नीचे जा सकती है। ठीक है, बहुत शानदार बच्चे। ऐसे विचारों को, ऐसे पॉइंट्स को हमें सीखना है। बाकी बच्चों का मैं देख नहीं पाई, हो सकता है किसी और ने भी लिखा हो। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें कि इसमें आ जाएगा आपको टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी। इसके कारण भी आपकी जो इनकम है, राष्ट्रीय इनकम है, वह प्रभावित हो सकती है। तीसरी चीज देखेंगे यहाँ पर, तीसरी चीज, यदि किसी राष्ट्र के अंदर सरकार अस्थिर हो, जैसे जहां पर रोज मुख्यमंत्री जो है पद बदलते हो, आज ये आया, कल को कुर्सी छोड़ दी, परसों को जो है इसने अपना पद ही छोड़ दिया, तरसों को आके फिर से आ गया, है ना, चक्कर पड़ रहे हैं भाई, कोई कह रहा है हटाओ रे इसको। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्थाओं में कैसे काम चलेगा, कैसे कोई कंपनी काम करेगी, ठीक है, कैसे कोई कंपनी काम करेगी, कैसे कोई जॉब सिक्योर करेगा, कैसे कोई उत्पादन होगा, कुछ नहीं होगा। तो यानी कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण, जो राजनीतिक अस्थिरता होती है उसके कारण भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। आप स्थिरता लिख लें या अस्थिरता लिख लें। मान लिया देश के अंदर ही यहाँ पर बच्चे, ये जो बालक बता रहे हैं इन्फ्लेशन और ये, इस पर मैं बात करूंगी।
यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने के कारण। अब राष्ट्रीय आय प्रभावित हो रही है, उसका महंगाई एक उसी का कारण है, वो उसका कारण नहीं है। कैसे मैं समझाऊंगी? यदि चीजों में कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो उससे उत्पादन में फर्क पड़ रहा है। उत्पादन यदि कम हो रहा है तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो अलग एक चीज। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता यहीं पर आपकी जो है आ जाती है, बस यही चीजें आएंगी। अब कुछ बालक कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर यह आना चाहिए, जो अभी अभी आपको बताया पैंडेमिक, या आप कह सकते हैं पैंडेमिक, या आप कह सकते हैं कोई नेचुरल डिजास्टर, ये चीजें प्रभावित करेंगी। पर जब हमने यहाँ लिख ली कि उत्पादन कम या ज्यादा है, तो अब उत्पादन कम या ज्यादा यहाँ पर हम ऑलरेडी उस चीज को ले आए हैं। आप चाहें तो मैं अलग से लिख देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महामारी, भूखमरी, अकाल, है ना, कुछ लिख लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। महामारी, यहाँ पर लिख लो नेचुरल डिजास्टर, है ना, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ये चीजें। ओके जी, अब इन चीजों को हम अगली मंडे की क्लास में पढ़ेंगे, और यहीं पर हम फिर राष्ट्रीय आय को मापने की विधि भी पढ़ेंगे। हम ये क्वेश्चन मेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उनका उल्लेख करें। ठीक है, अभी लिखना मत, आप एकदम भावनाओं में बहके की लिख दें, लिखना मत अभी, है ना। यहाँ पर एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, बताना यहाँ पर कि जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष कौन तय करते हैं, कौन तय करता है या डिसाइड करता है, कौन तय करता है या किसके द्वारा डिसाइड होता है। बच्चे इतनी रखें क्लास को, बहुत थकी हुई हूँ सुबह से। एक्चुअली मेरा एक रिसर्च चल रहा है इकोनॉमिक्स में, तो उसी का जो है कभी पेपर होता है, कभी कोई, है ना, प्रैक्टिकल होता है काइंड ऑफ, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अभी 28 को भी आई थिंक, या 31 को एक है मेरा, 31 को भी है, तो उसमें थोड़ा सा एक आध दिन का डिस्टरबेंस, या तो फिर मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी या फिर आपको जो है वैसे करा दूंगी। एक बच्चा है आकाश रजक जी, कह रहे बहुत स्लो चल रही है, ऐसे तो साल भर लगेगा। बच्चे आपके जैसे सब नहीं है ना इंटेलिजेंट, है ना, आपको समझ है चीज़ों की, मुझे पता है ना, पर बाकी बच्चे नहीं है ना ऐसे, है ना, तो उनको तो ये भी तेज लग रहा है। तो थोड़ा सा अपने साथियों को भी साथ लेके चलो, तभी धारा बहेगी, है ना। ऐसे तो मुझे तो मान लिया मैंने तो ये 18वां बैच होगा, तो मैं सारा एकदम फटाफट पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों को समझ नहीं आएगा। बहुत सारे बालकों ने बड़ी मुश्किलों से एनरोलमेंट लिया है ना, तो हमें उनको भी धीमे धीमे लेके चलेंगे हम उनको साथ में। ठीक है, तो साथ में लेके चलेंगे, जब आप जैसे जो साथी हैं जब उनको समझाएंगे, ग्रुप में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आपस में एक दूसरे को जवाब दे देते हैं, कितनी अच्छी बात है, कोऑपरेट करते हैं कि चलो ये बेचारे नए हैं, जब आपने भी पहली बार पढ़ा होगा आपको भी टफ लगा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, धीमे धीमे सबको लेके चलेंगे, ये भी महीने भर में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, मंडे को मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। बाकी आज आपका ग्रुप ओपन होगा, उस समय सवाल पूछिएगा। मेरा एग्जाम था इसलिए मैंने आज दिन में दिए हैं, जितने भी बच्चों के ये थे आते हुए दिन में दे दिए हैं। बाकी हम 10 बजे के बाद आपके सभी के ये जो है डाल देंगे। आज राहुल सर की क्लास आई थिंक नहीं है, इसलिए मैंने भी फिर 4:30 से लगवा ली थी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, एक और नोट्स बनाने वाली जो बात होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया कि सिफारिश की जा चुकी है, जल्दी अपडेट आएगा, तो यहाँ पे आप अपना एक स्पेस बचा के रखना, उसमें आप उसे मेंशन कर लेना, जब आ जाएगा ना कि कौन सा हो गया, ऐसे लिख लेना, फिर उसको स्टार लगा के लिख लेना। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत आपका।